नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी नई वीडियो में। आप सबको ये तो पता ही होगा कि जो हमारा जो शरीर है वो हर सेकंड लाखों करोड़ों में सेल बनाता है। बट उस सेल का प्रोसेस क्या रहता है वो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कोशिका विभाजन, जिसको हम कोशिका चक्र भी कहते हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके परिभाषा की, कि कोशिका जो विभाजन या कोशिका चक्र होता है इसकी बेसिक परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा आप इसके नाम से लगा लो, कोशिका का विभाजन। कोशिका, नई कोशिका बनती है, एक कोशिका से नई कोशिका बनती है, उस कोशिका से फिर नई कोशिका बनती है। तो ये जो कोशिका जब बनती रहती है ना, मतलब एक जनक कोशिका से एक संतति कोशिका बनेगी, और फिर उस संतति कोशिका से फिर उसकी एक संतति कोशिका बनेगी। तो यही सारा जो साइकिल है ना, वो किसके अंदर आता है? सेल साइकिल के अंदर आता है, जिसको बोलते हैं कोशिका विभाजन या कोशिका चक्र बोलते हैं। इसके जो प्रोसेस होने वाले वो दो प्रोसेस होते हैं। इसको एक को बोलते हैं हम माइटोसिस, और दूसरे को बोलते हैं हम मियोसिस। एक होता है समसूत्री विभाजन, दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। अब हम बात करने वाले हैं समसूत्री विभाजन के बारे में, जिसको बोलते हैं माइटोसिस। समसूत्री विभाजन नाम से लग रहा होगा, समान संतति पैदा होती है, समान संतति, समसूत्री समान संतति, समान संतति पैदा होती है। लेकिन इसमें जो एक सेल होता है ना, वो दो समान में टूटता है। एक सेल हो गया, जो एक सेल होता है ना, वो सेम टूटेगा, लेकिन दो। इसके गुण समान होते हैं। इसके जो गुण होंगे ना, इसके जो गुण होंगे वो इनके गुणों से सिमिलर होंगे, मतलब अपने ही समान गुणों की दो संतति पैदा करता है एक सेल से। अगर हम बात करें कि इसके टाइप ऑफ प्रोसेस की, कितने टाइप ऑफ प्रोसेस होते हैं, तो बेसिकली इसके जो टाइप ऑफ प्रोसेस है वो तीन होते हैं। एक हो गया अंतरावस्था, दूसरा हो गया केंद्रक विभाजन, और थर्ड हो गया हमारा कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो सबसे हम पहले बात कर लेते हैं इंटरफेस की, जिसको हम बोलते हैं अंतरावस्था। तो मैंने यहाँ पे 90% लिखा है। क्यों 90% लिखा है, गैस करो, कर सकते हो तो? ओके, लेट मी एक्सप्लेन। 90% मतलब जो कोशिका विभाजन का जो 90% टाइम है ना, वो यहाँ पर निकल जाता है। मतलब ये 90% टाइम लेता है कोशिका को बनाने में। तो पहले हम अंतरावस्था को जान लेते हैं, उसके बाद केंद्रक को जानेंगे, उसके बाद जानेंगे हम कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो अंतरावस्था में क्या होता है? अंतरावस्था की तीन अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले मैंने तीन बता दी है यहाँ पर, ठीक है, ये तीन बता दी है, एक, दो और तीन। इन तीनों में जो हम पहले की बात कर रहे हैं अंतरावस्था, जिसको हम बोलते हैं इंटरफेस, जहां पर कोशिका विभाजन का 90% टाइम स्पेंड होता है। इसके तीन टाइप होते हैं, या फिर हम बोलें कि इसके तीन प्रोसेस होते हैं। तीन प्रोसेस होते हैं। पहला हो गया प्रथम वृद्धि काल, जिसको हम बोलते हैं जीवन। क्या बोलते हैं? जीवन। जीवन, लाइफ नहीं, लाइफ वाला जीवन नहीं, सिर्फ जीवन मैंने लिखा हुआ जीवन। अगर हम बात करें इस 90% में से, 90% में से यहाँ पर 30-40% टाइम यहाँ पर स्पेंड होता है, और यहाँ पर ही आरएनए का संश्लेषण होता है, आरएनए का निर्माण होता है, आरएनए का संश्लेषण होता है। हम बात करें सेकंड की, तो सेकंड है यहाँ पर संश्लेषी काल, एस। इसमें क्या होता है? इसमें डीएनए का संश्लेषण होता है और हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका होता है? हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है। हम बात करें थर्ड की, थर्ड है यहाँ पर द्वितीय वृद्धि का काल, जिसको हम बोलते हैं G2। दोस्तों ऐसे याद रख लेना आप इसको, देखो जीवन, उसके बाद में याद कर लेना S एंड देन G2। ठीक है, ऐसे याद कर लेना, जीवन S G2। ये हो गई हमारी अंतरावस्था की तीन अवस्थाएं। अगर हम बात करें G2 की, G2 में 10 से 20% टाइम स्पेंड होता है, और यहीं पर एटीपी का संचय होता है, एटीपी का संचय होता है। ठीक है, हम बात कर लें केंद्रक विभाजन के बारे में। केंद्रक विभाजन, जहां पे हम लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, केंद्रक विभाजन, जिसको हम बोलते हैं एम फेस। इसके जो टाइप होते हैं वो चार होते हैं। मैंने यहाँ पर शॉर्टकट लिखा है PMAT। PMAT याद रखना, PMAT। एक दो बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। कैसे? प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टेलोफेस। प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टेलोफेस, चार प्रावस्थाएं होती हैं। किसकी प्रावस्था होती हैं? चार। केंद्रक विभाजन की, या फिर हम बोलते हैं किसकी? एनाफेस की। केंद्रक विभाजन नाम से लग रहा होगा यहाँ, अब यहाँ पर हमको केंद्रक का विभाजन होता है, सेल के केंद्र का विभाजन होता है। दोस्तों सेल के जो केंद्र में होता है ना, वो बहुत छोटे छोटे ना
छोटे छोटे रेसे नुमा धागे पाए जाते हैं। कहाँ पे? सेल के केंद्रक में। सेल के केंद्रक में बहुत ही छोटे छोटे रेसे नुमा धागे पाए जाते हैं, और उन्हीं रेसों से, वही रेसे जो इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो वो किसका रूप धारण कर लेते हैं? क्रोमोसोम का रूप धारण कर लेते हैं। किसका? क्रोमोसोम का। कैसे? देखो मैं बताता हूँ आपको। ये छोटे छोटे रेसे पाएंगे, छोटे छोटे रेसे हो गए, ऐसे। ये छोटे छोटे रेसे होते हैं सेल की। यदि मैं बात करूं, ये हमारा कोशिका है, यहाँ पर छोटे छोटे रेसे पाए गए, ठीक है, ऐसे। अब इनका जो इकट्ठा रूप है वो ऐसे होता है, इकट्ठे हो जाते हैं सारे के सारे रेसे, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। इस सबको क्रोमोसोम बोलते हैं। इसका जो सेंटर का पार्ट होता है ना, उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते, क्यों बता रहा हूँ मैं आगे? क्योंकि क्रोमोसोम और सेंट्रोमियर दोनों का ही यूज हम, जो प्रावस्था होती है इनमें आएगा। और जब तक हमको ये पता नहीं होगा क्रोमोसोम कैसे आए, सेंट्रोमियर कैसे आया, क्रोमेटिड कैसे आए, क्रोमेटिड, तो तीन चीजें याद रखने की। यहाँ पर तीन चीजें मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। पहला होता है हमारा रेसे, हम हमारे हो ही गए, रेसे हो गए। उसके बाद हम बोलते हैं पहले क्रोमेटिड, देख लो, क्रोमेटिड। फिर दूसरा हो गया हमारा क्रोमोसोम, और एक थर्ड शब्द लिखूंगा मैं यहाँ पर, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये तीनों चीज, तीनों जो शब्द हैं वो लिख दिए हैं। लेट मी एक्सप्लेन अबाउट दीज वर्ड्स। फर्स्ट, क्रोमेटिड। व्हाट इज क्रोमेटिड? देखो, ये जो आपको दिख रहे होंगे ना रेसे नंबर धागे की जो संरचना दिख रही होगी, तो इसमें जो बीच वाला पार्ट होता है ना, बीच वाला पार्ट, वो कहलाता है हमारा सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, सेंटर, सेंटर नाम से लग रहा होगा, सेंट्रोमियर ये कहलाता है। अगर हम बात करें क्रोमोसोम की, ये सारी संरचना कहलाती है क्रोमोसोम। और क्रोमेटिड बात करें, जब सेंट्रोमियर अलग होके, ये वाला पूरा पार्ट जब अलग होके दोनों अलग अलग हो जाते हैं, और ये नीचे वाला अलग हो गया ऐसे, ठीक है, समझ जाना बस, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आना चाहिए, ड्राइंग के ऊपर मत जाना, ठीक है। तो ये यहाँ से अलग हो गया, सेंट्रोमियर अलग होके दो क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं, ये कहलाते हैं हमारे क्रोमेटिड। ये वाला पोर्शन कहलाता है क्रोमेटिड का, दो क्रोमेटिड अलग अलग हो गए, ठीक है। समझ में आएगा तीनों सब? ओके, आगे चलते हैं। अब पहला हमारा जो अवस्था आती है, जो केंद्रक वजन की पहली अवस्था है, वो है पी, जिसको हमने क्या बताया था? प्रोफेज, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ठीक है, चार अवस्था होती है। मैं यहाँ पर आपको पीएमएटी के हिसाब से लेके चलूंगा, पीएमएटी याद रखना। हम बात करते हैं पी की, तो मैंने बताया था इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है, या फिर हम बोलते हैं ये सबसे बड़ी अवस्था है, इसमें सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड होता है। और बात करूँ ए की, इसमें सबसे लेस टाइम स्पेंड होता है, ठीक है। ये माइनस कर दूं मैं, इसको प्लस कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड होता है, यहाँ सबसे कम टाइम स्पेंड होता है, या सबसे छोटी अवस्था है, टाइम कम लेता है, ये टाइम कम लेती है, ऐसा मान सकते हैं। और ये अवस्था टाइम ज्यादा लेती है, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्रोमोसोम बनते, मैं बता दिया था कि छोटे छोटे सेल में हमारे छोटे छोटे रेसे होते हैं, और रेसे इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम बनाते हैं, मैंने बता दिया आपको, यहाँ पर बनते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। और क्रोमोसोम किससे बनते हैं? डीएनए और प्रोटीन के बनते हैं। छोटे छोटे रेसे कहाँ से आएंगे? डीएनए से आएंगे, हमारे प्रोटीन से आएंगे, वहीं से जो स्टोर प्रोटीन में बताया था आपको, इस प्रकार के प्रोटीन। अगर हम सूक्ष्मदर्शी से भी देखेंगे ना, तो जो हमारी पहली अवस्था होती है, जिसको प्रोफेज अवस्था बोलते हैं, उसमें हमको ना जो गोल्जिका हो गया, ईआर हो गया, मतलब क्या बोलते हैं, ईआर, ईआर हो गया, जिसको हम बोलते हैं कोशिका विभाजन, सॉरी, ये गोल्जिका हो गया, ईआर अंतःप्रदिपी जालिका, माफ करना, अंतःप्रदिपी जालिका हो गया, और केंद्रक हो गया। इनको हम सूक्ष्मदर्शी से देखने पर भी ये नहीं देखेंगे, ये हमारी सूक्ष्मदर्शी हो गई, ठीक है, ये सूक्ष्मदर्शी हुई। अगर हम सूक्ष्मदर्शी से भी देखेंगे तब भी ये नहीं दिखेंगे। इसका मतलब यहाँ तक ना तो जो केंद्रक बनता है, ना ये बनते हैं, और ना यहाँ पर गोल्जिका बनता है, यहाँ तक कुछ भी नहीं बनता, ठीक है, नहीं दिखते हैं। अगर बात करते हैं एक तारक का है, तो यहाँ पर जो तारक काय का निर्माण हो जाता है, और तारक का एक तारक काय मिलकर बनाते हैं दो तारक काय, ठीक है। या हम बोले एक जनक तारक काय, दो पुत्र या पुत्री, या फिर हम संतति कारकों का कारक काय का निर्माण करते हैं, ठीक है। एक तारक काय, दो तारक काय का निर्माण करते हैं, इतना याद रखना,
ठीक है, तो यहाँ पर पी अवस्था, आई होप आपको जो प्रोपेज अवस्था है वो कंप्लीट हो गई होगी। दोस्तों नोट्स आपके जो होने चाहिए वो इसी प्रकार से होने चाहिए जैसा मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे बना के दिखाया है, व्हाइट बोर्ड पे बना के दिखाया है ब्लैक बोर्ड नहीं, व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड है हमारी एम, बता दिया था नाम, नाम आप कमेंट में कर देना चारों के नाम। यदि आपको समझ में आ गया हो, बाद में समझ में आ जाए तो PMAT विद फुल फॉर्म कमेंट में लिख के जाना, ठीक है। तो एम हो गया, जिसको अब हम बात करते हैं एम की। एम में मैंने बताया था आपको कि जो तारकाय होता है, तारकाय, तो इस तारकाय के केंद्र का निर्माण यहाँ पर हो जाता है, इस तारकाय केंद्र यहाँ पर बन जाता है, और तारक केंद्र से ही तारक तंतु निकलने लग जाते हैं। किससे? तारक केंद्र से तारक तंतु निकलने लग जाते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं इस डायग्राम पे, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया है। अब ये हो गया हमारा P, ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा PMA, और ये हो गया हमारा T। ठीक है, चार अवस्था हो गई। पहली अवस्था को देख लो, यहाँ पर मैंने पहली अवस्था बनाई है कि यहाँ पर जैसे कि ये जो छोटे छोटे हैं ये क्रोमोसोम है, हमारे क्रोमोसोम बन रहे हैं, यहाँ पर दिख रहे हैं, बन रहे हैं, दिखते हैं बनते बनते हैं जी, ये क्रोमोसोम बन रहे हैं अभी। ठीक है, यहाँ पर ये जो सारे सारे क्रोमोसोम है ना, एक लाइन में आ जाते हैं, सीधी लाइन में, ये सीधी लाइन, सारे सारे क्रोमोसोम सीधी लाइन में कहाँ पर आ जाते हैं, कौन सी अवस्था में आते हैं? वो आते हैं मेटाफेज में। ठीक है, और इसके बाद में मैंने यहाँ पर देखो क्रोमोसोम सारे सारे कहाँ जाते हैं? एक ही लाइन में जाते हैं, इतना काफी। अब बात करते हैं हम ए की, इसको क्या बोलते हैं? एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं ना, क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से टूट जाते हैं। मैंने यहाँ पर बताया था आपको, ये क्रोमोसोम हो गया, क्रोमोसोम सेंट्रोमियर मतलब जो केंद्र होता है ना, जो केंद्र होता है क्रोमोसोम का, वहां से वो टूट जाते हैं और क्रोमेटिड दो अलग हो जाते हैं। ये मैंने बता चुका हूँ आपको। ये प्रोसेस कहाँ पे होती है? वो होती है हमारी एनाफेज के अंदर। ठीक है, यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर एक था, ये भी एक था। देखो यहाँ पर अब आपको ऐसे लग रहा हो कि ये बन के बस अलग होने वाला है, अलग और अलग होगा भी। तो एक सेल यहाँ से दो सेल में डिवाइड हो जाती है, ये होती है हमारी पूरी टी, जिसको बोलते हैं टेलोफेज। टेलोफेज में दो संतति आपको स्पष्ट बनती दिख रही होंगी, जिनके गुण समान रहते हैं। जब हम बात करें किसकी? समसूत्री विभाजन की बात करते हैं, तो समसूत्री विभाजन में जो गुण होते हैं ना, वो जो संतति होती है ना, जो संतानें होती है, उनमें जो उनमें समान होते हैं गुण, इतना याद रखना। लेकिन एक बात, ओके, मैं आपको समझाता हूँ। जो एक सेल से होते हैं मिलके बनते हैं दो सेल, और गुण हमारे यहाँ पर भी और गुण हमारे यहाँ पर भी क्या होते हैं? समान होते हैं। आई होप अब क्लियर हो गया। ठीक है, एक सेल से दो सेल बनेंगे और गुण हमारे समान रहेंगे। ठीक है, ये टूट गया, ध्रुवों की तरफ चले गए, ये सेंट्रोमियर टूट गए, यहाँ से सेंट्रोमियर ध्रुवों की तरफ चले गए, ध्रुवों से बन गए ये बन गए दोबारा से, और दोबारा से फिर साइकिल यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से बनेंगे और फिर यहाँ से बनेंगे। ऐसे ये साइकिल हमारा चलता रहता है, और ऐसे ही क्या बनते हैं? सेल बनते हैं। ठीक है, तो दो पोर्शन क्लियर हो गए। अब बात करते हैं थर्ड की। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो समझ में, और यदि समझ में आ रहा हो तो प्लीज क्या करना है आपको, ये खुद पता है, मैं नहीं बताऊंगा। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड है हमारा कोशिका द्रव विभाजन। कोशिका का विभाजन, केंद्रक का विभाजन हो गया। अब केंद्र के अलावा बचा गया कुछ, तो उसमें द्रव बचेगा, उसका भी विभाजन करना है भाई। उसमें जो जो तरल होता है, द्रव्य होता है, वो तो बटेगा, बिल्कुल बटेगा भाई, जरूरी है, हक हक तो हक होता है। ठीक है, अब वो कोशिका द्रव का विभाजन ना जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में अलग अलग मेथड से होता है, ये बात आप याद रखना। ये है जंतु कोशिका, ठीक है, और ये है पादप कोशिका। सॉरी मैं लिखना भूल गया था। ठीक है, अगर हम बात करें जंतु कोशिकाओं में, जंतु कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, वो होता है विदलन विधि के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं क्लीवेज मेथड। क्या बोलते हैं? क्लीवेज मेथड। क्या होता है मेथड, जान लेते हैं। यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये जो, एक सेकंड मार्कर चेंज कर लेता हूं, ये जो हमारा सेल होती है, ये सेल है ना, ये सेल, तो इस सेल में आप देख रहे होंगे कि ये जो बीच में है ना, ये बीच में खांचा सा बन जाता है। यहाँ पे ये क्या बनता है? एक खांचा बन जाता है, एक खाई खाईनुमा आकृति बन जाती है, खांचा बोल सकते हैं हम इसको, खाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, खांचा या खाई बन जाती है। और इसको आप ऐसे जान सकते हो कि रबड़ है, रबड़ हम जो मिटार नहीं बोलते हैं हिंदी में, रबड़ साफ करने के लिए। तो रबड़ को आप ना बीच से धागे से बांध लो, धागे से बांध लिया, अब उसको थोड़ा सा खींचो। ठीक है, खींचो, तो अब एज्यूम कर पा रहे होंगे आप,
अज्यूम करना कि आपके पास एक रबर है और उस रबर को आप बीच में से बांध लेते हो धागे से और फिर टाइट खींच के देखो, क्या होगा लास्ट में? टूट जाएगा वो। सिंपल सी बात है। सेम मेथड होने वाला है। एक खाई सी बनेगी, जहाँ पर आपका धागा बंधा हुआ वहाँ पर एक खाई सी बनती जाएगी, जिसको खांचा भी बोल सकते हो, और लास्ट में क्या होगा? वो टूट जाएगा। ठीक है। और द्रव, ऊपर का द्रव ऊपर, नीचे का द्रव नीचे, सेम यहाँ पर प्रोसेस वही हो रहा है। ओके। अब बात करते हैं पादप कोशिका में। अब जंतु कोशिका की बात कर ली। जंतु कोशिका हम विदलन या फिर क्लीवेज मेथड से करते हैं, जबकि जो पादप कोशिका होती है उसमें पटलिका विधि होती है, जिसको हम सेल प्लेट बोलते हैं। सेल प्लेट क्यों बोलते हैं? कि जो सेल होते हैं ना, सेल सेल के मध्य में एक प्लेट बन जाती है। सेल के मध्य में एक प्लेट बन जाती है। ये यहाँ पर प्लेट आपको वो दिख रही होगी, ये प्लेट। ठीक है। ये इस टाइप का है, इस टाइप का है, और बीच में यहाँ पर एक प्लेट बन गई। और जब प्लेट बन गई तो ये प्लेट धीरे 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 करके इन दोनों को ही क्या कर देती है? अलग कर देती है। दोनों को अलग कर देती है। अब बात करते हैं कि जो समसूत्री विभाजन है इसका महत्व क्या, और भाई इसका कुछ महत्व को हो, मतलब कुछ महत्व भी तो होगा, काम भी तो आता होगा। कहाँ काम आता है? ये आता है शरीर के अंगों के निर्माण में, और या फिर शरीर के जो अंग कभी कभी डैमेज हो जाते हैं ना, हम कहीं से गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं, छिल जाते हैं, तो जब घाव हो जाते हैं ना, उसकी मरम्मत करने के लिए काम आ जाता है समसूत्री विभाजन। ठीक है दोस्तों। ओके। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है। और यदि आपको वीडियो 1% भी समझ में आ रही हो तो प्लीज़ अपना कमेंट जरूर छोड़ के जाएं। और मैंने बताया था आपको लिख के जाना है। क्या लिख के जाना है? PMAT, याद रखना। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में, जहाँ पर आज हम क्लास की शुरुआत करेंगे क्वेश्चन के साथ में। ओके दोस्तों, तो आप सब आपके माता पिता जैसे दिखते हो, यस और नॉट? ऑफ कोर्स यस। लेकिन सेम टू सेम नहीं दिखते, राइट? तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमको हमारे माता पिता से सिमिलर बनाते हैं, और थोड़े से ही सिमिलर बनाते हैं? क्योंकि सोच के देखो, यदि हम सेम टू सेम होते तो सारे लोग एक जैसे दिख रहे होते। ओके, तो आज यही हम चीज देखने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं और कहाँ पर ऐसा होता है जिससे हम हमारे पेरेंट्स से सिमिलर भी होते हैं और डिफरेंट भी होते हैं। ओके। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं अर्धसूत्री विभाजन की। जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है, अर्धसूत्री विभाजन मतलब जहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या है ना, आधी रह जाती है। अर्धसूत्री मतलब आधी। ठीक है, आधी रह जाती है। और इसमें जो मेन चीज है ना, आप इससे अंदाजा लगा लो कि इसमें जो एक सेल होता है ना, एक सेल होता है वो 4 सेल बनाता है बाद में। जो एक सेल होता है उसको हम बोलते हैं डिप्लॉइड, और जो 4 सेल बनते हैं ना उनको हम बोलते हैं हैप्लॉइड। ध्यान रखना है इस चीज को। ओके। इसका जो अध्ययन किया था वो स्ट्रॉसबर्गर ने किया था, और इसका नाम दिया था वो फॉर्मर और मूरे ने दिया था। इसकी जो टाइप होते हैं ना, जो प्रक्रिया होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहला हो गया अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, या फिर उसको मायोसिस फर्स्ट के नाम से जानते हैं, और दूसरा हो जाता है हमारा मायोसिस सेकंड, या फिर अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। ठीक है। तो बात कर लेते हैं हम पहले मायोसिस फर्स्ट के बारे में। मायोसिस फर्स्ट क्या है, या फिर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट क्या है? जो इसकी जो प्रक्रिया होने वाली है वो सेम होने वाली है जैसा कि हमने समसूत्री विभाजन में पढ़ा था। समसूत्री विभाजन की मैंने 4 बताई थी आपको अवस्थाएं। पहली थी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। पीएमएटी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी आपको यहाँ पे। तो यही है सेम पीएमएटी, लेकिन सेम भी है, थोड़ा बहुत डिफरेंट भी है। कैसे सेम है, कैसे डिफरेंट है, वो हम आगे जानेंगे। लेकिन यहाँ पर आप इतना याद रखना कि जब हम मियोसिस फर्स्ट की बात कर रहे हो, या फिर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की बात कर रहे हो, तो ये फर्स्ट ही लगा के चलना सभी में। और जब हम मियोसिस सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड लगा के चलना। इतना सा ही अंतर है। तो जान लेते हैं मियोसिस फर्स्ट की प्रावस्थाओं या फिर उनकी प्रक्रिया की जितने स्तर हैं उनके बारे में। पहला हो गया हमारा P1, जिसको हम बोल रहे हैं प्रोफेज 1 के नाम से भी। मैंने यहाँ पर शॉर्टिंग लिखी है PMED। फुल फॉर्म ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। तो P1 की बात करते हैं। तो इसमें आप याद रखना P1 में मैंने कल बताया था आपको कि छोटे छोटे जो रेशेनुमा जो तंतु होते हैं ना, वो मिलकर के गुणसूत्र बनाते हैं। ये मैं बताया था आपको। ठीक है। इसमें हम जानेंगे कि जो छोटे-छोटे तंतु होते हैं ना, जिसको हम तर्क तुर्क भी बोलते हैं, तर्कु भी बोलते हैं, तो वो सारे भी
इस प्रकार से बनते हैं, इन प्रोसेस के माध्यम से जाता है तब जाके बनते हैं। मतलब कि 5 प्रोसेस और हैं हमारी, जिन किसमें प्रोफेज़ 1 में या P1 में मैं बात करूँ तो पहली प्रोसेस पहली जो प्रोसेस है वो हो जाती है हमारी लैप्टोप्टिन। लैप्टोप्टिन क्या होता है? लैप्टोप्टिन में क्या होता है कि हमारे जो जीन होते हैं ना, जो गुणसूत्र होते हैं, वो हमको स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं। उसके बाद आती है सेकंड ज़ाइगोटिन। ज़ाइगोटिन में सिनैप्स बनता है हमारा। सब बात करते हैं कि सिनैप्स क्या होता है? तो दोस्तों सिनैप्स होता है जो समान गुणसूत्र होते हैं ना, समान गुणसूत्र आपस में जुड़ जाते हैं। ओनली सेम गुणसूत्रों का आपस में जुड़ना कहलाता है सिनैप्स। मैंने सिर्फ यहाँ पर एक ही पॉइंट लिखा है, लेकिन आपको रखना है कि सिनैप्स है क्या चीज़ है। इसलिए मैंने लिख दिया सेम जीन्स का जुड़ना सिनैप्स कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पैकाइटिन की। पैकाइटिन क्या है? क्लास के फर्स्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम माता-पिता से सिमिलर भी हैं और डिफरेंट भी हैं। तो उसका जो प्रोसेस होता है ना, मेन होता है, जो इसकी वजह होती है, मेन वजह वो होता है हमारा जीन ब्रेन जिसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। क्या होता है ये? ये होता है आपके कि जीन के कुछ हिस्से होते हैं ना, जीन के कुछ हिस्से बदल दिए जाते हैं। किससे बदल जाते हैं? दूसरे हिस्सों से बदल जाते हैं। इसलिए हम थोड़े से अलग रहते हैं और थोड़े से सिमिलर रहते हैं। तो याद रखना जीन विनिमय कहाँ पर प्रोसेस होती है, किस अवस्था में ये जीन विनिमय की प्रक्रिया होती है, वो होती है हमारी पैकाइटिन के अंदर होती है। मैंने यहाँ पर लिख दिया जीन विनिमय जिसको हम क्रॉसिंग ओवर भी बोलते हैं, और जीन विनिमय का जो है क्या कहलाता है, वो कहलाता है जीन के हिस्सों का आदान-प्रदान करना। हिस्सों का याद रखना आपको, हिस्से जीन टोटल चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पर, जीन के सिर्फ थोड़े बहुत हिस्से चेंज होते हैं, इसलिए हम माता-पिता से थोड़े बहुत अलग दिखते हैं। बोलते हैं ना थोड़ा-थोड़ा दिख रहा है, ये अपनी मम्मी पे गया, मम्मी-पापा पे है, सेम चीज़। उसके बाद फोर्थ है आपका डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में क्या होता है? डिप्लोटिन में होता है काइज़मेटा बनता है। काइज़मेटा क्या चीज़ होती है? काइज़मेटा को हम बात इस बात से लगा लेते हैं कि जो जीन विनिमय बनता है ना, जीन विनिमय का सेंटर पॉइंट होता है ये। क्या? काइज़मेटा। जीन विनिमय के सेंटर पॉइंट को हम बोलते हैं, जैसे कि ये गुणसूत्र है हमारे कोई, ठीक है? ये गुणसूत्र हैं हमारे, तो इसका जो सेंटर पॉइंट है ना, बीच वाला हिस्सा जो है, वो कहलाता है हमारा काइज़मेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्रिया है, नेक्स्ट है आपका डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस क्या होता है? डायाकाइनेसिस होता है कि वहाँ पर जो केंद्रक है और झिल्लियाँ गायब हो जाती हैं, और हमारा जो जीन है, वो हमारा स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाता है। स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये कहाँ पे होता है? डायाकाइनेसिस में होता है। आई होप आपको जो प्रोफेस फर्स्ट की जो 5 अवस्थाएँ थी वो समझ में आ गई होंगी। आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। सबसे पहले हमें एलपीजी लिखना है, लेकिन एलपीजी में जो पीजी है ना, लास्ट का पीजी, उसको चेंज कर दो आप। तो उसको कर दो एलजीपी, उसको एक डीआई कर दो, इसको बाद में डीवाई कर दो, ठीक है? लैप्टोटिन, ज़ाइगोटिन, पैकाइटिन और डिप्लोटिन हो गया, और ये डाइकाइनेसिस। ओके? अब बात करते हैं हम सेकंड। सेकंड है हमारा सेकंड हमारा मायोसिस सेकंड। तो मायोसिस सेकंड, या फिर हम बोल सकते हैं उसको, क्या बोलते हैं हम उसको? इसको बोल सकते हैं हमारा जो अर्धसूत्रीय विभाजन है ना, अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड, ये भी बोल सकते हैं हम इसको। दोनों चीज़ होती है, अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड, या फिर हम उसको बोलते हैं मायोसिस सेकंड। ये क्या होता है? ये हम ऐसे देख लेते हैं कि हमने समसूत्र विभाजन पढ़ा था ना, सेम प्रोसेस होता है। समसूत्र विभाजन का सेम प्रोसेस ये होने वाला है, ठीक है? ओके, हमारे ना यहाँ पर अब हमारा सिर्फ एक ही प्रोसेस पूरा हुआ था, सॉरी। जो हमारा प्रोसेस हुआ था वो यहाँ पर चल रहे थे हम P1 पर, तो हमारे इसके जो 3 अवस्था होती है ना, वो और रहने वाली हैं, जो कि मैंने बताया था, मेटाफ़ेज़, एनाफ़ेज़ और टेलोफ़ेज़। ये सारी सेम सेम है, जो हम समसूत्र विभाजन में पढ़े थे, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट है। हम देख लेते हैं कि जो मेटाफ़ेज़ है ना, मेटाफ़ेज़ में क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं ना, वो कोशिका के मध्य में बनते हैं। मैंने बताया था ना, मैंने इसको समसूत्र विभाजन में बताया था कि यहाँ पर जो गुणसूत्र होते हैं ना, वो एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। बताया था, आई होप आप याद कर पा रहे होंगे। अब बात करते हैं एनाफ़ेज़ की। एनाफ़ेज़ में क्या होता है कि जो समजात गुणसूत्र होते हैं ना, वो अलग-अलग होते हैं। ओके, समजात गुणसूत्र अलग-अलग होते हैं, लेकिन मैंने आपको समसूत्री विभाजन में बताया था कि जो गुणसूत्र जब बनते हैं ना, वो आधे-आधे ऑलरेडी डिवाइड हो जाते हैं। वहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है कि समजात है या विषमजात है, समान है या विषम है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ वही एक दूसरे की तरफ जाते हैं जो समान होते हैं।
ठीक है, समान गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। अब बात करते हैं डी, मतलब फोर्थ हो गया हमारा टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है, दो नई सेल बनती हैं। टेलोफेज में दो नई सेल बनती हैं, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाना है, ये वाला डायग्राम बनाया है। पहला डायग्राम क्या है कि ये जो एक गुणसूत्र है ना, एक गुणसूत्र बन के दो बन रहा है, ये दो में टूट रहा है, ये होगी हमारी मायोसिस फर्स्ट। अब नीचे हम देखेंगे कि ये जो दो है ना, ये दो फिर से चार में टूट गई, तो ये होगी हमारी मायोसिस फर्स्ट और ये हो जाती है हमारी मायोसिस सेकेंड। सिंपल, ये वाला प्रोसेस, ठीक है। एक सेल दो सेलों में टूट गया, फिर दो सेल, एक सेल का दो सेलों में टूटना मायोसिस फर्स्ट होता है। और जो दो सेल टूटे हैं ना, फिर से दो दो में टूट जाते हैं, और फिर से दो दो टूट जाते तो चार हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर ये कौन सी, ये कहलाती है हमारी मायोसिस सेकेंड, ठीक है। तो ये होती है हमारी मायोसिस फर्स्ट। अब बात करते हैं डायरेक्ट इन मायोसिस सेकेंड की। मायोसिस सेकेंड मैंने बताया था कि ये माइटोसिस जैसा है। माइटोसिस मतलब ये समसूत्री विभाजन जैसा है, समसूत्री विभाजन जैसा, समसूत्री विभाजन जैसा है समसूत्र। इसमें जो हमारे जो चेंजेस होते हैं ना, जो बदलाव होते हैं, वो सेम रहते हैं हमारे समसूत्री विभाजन के जैसे। देख लेते हैं। पहले मैंने आपको प्रोफेस बताया था, तो मैंने वहां पे सिर्फ प्रोफेस लिखा था। और जब मायोसिस फर्स्ट की बात कर रहे थे तो मैंने P1 लिखा था। और यहाँ पर हम मायोसिस सेकंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं P सेकंड लिख रहा हूँ, जिसका फुल फॉर्म होगा ये प्रोफेस सेकंड। याद रखना, प्रोफेस सेकंड। पहले क्या बताया था मैंने, गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं, बिल्कुल यही मैंने आपको समसूत्र विभाजन में बताया था। सेकंड की बात करें तो M सेकंड या फिर मेटाफेज सेकंड, गुणसूत्र मध्य में आ जाते हैं, बिल्कुल ये मैंने बताया था कि जो हमारे जो, जैसे कि ये हमारा हो गया और ये जो गुणसूत्र हो गए ना, ये भी मध्य में आ जाते हैं, ऐसे ऐसे मध्य में आ जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम एनाफेज सेकंड की। एनाफेज सेकंड में सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं, ये याद रखना। सिस्टर क्रोमेटिड मतलब जो समान होते हैं ना, समान क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड और क्रोमोसोम सेंट्रोमियर, ये सारी चीजें में जो हम जब हमने समसूत्र विभाजन पाया था ना, तब हमें बता चुका था आप लोगों को। नेक्स्ट बात करते हैं टेलोफेज सेकंड की। टेलोफेज में यहाँ पर बात ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर चार गुणसूत्र बन रहे हैं। चार गुणसूत्र, एक गुणसूत्र का चार जीन बन रहे हैं, नॉट गुणसूत्र, जीन बन रहे हैं एक से। लेकिन समसूत्री विभाजन में कितने बन रहे थे, सिर्फ और सिर्फ दो बन रहे थे। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में, जो कि सेम होता है समसूत्री विभाजन के जैसा, उसमें एक जीन का चार जीन में डिवाइड होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। अब अर्धसूत्री विभाजन के हम महत्व को और देख लेते हैं कि ना ये कहाँ पे काम आता है। पहला इसका महत्व है यौन प्रजनन में, मीन्स शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण में ये होता है। तो इसके हम इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो अर्धसूत्री विभाजन है ना, ये किस सेल्स में होता है, जहाँ पर हमारे ना यौन प्रजनन वाली चीजें होती हैं, उन सेलों में ये बनना है। उसके बाद जेनेटिक वेरिएशन में, जेनेटिक वेरिएशन मतलब जो माता पिता से हमारी जो डिफ्रेंसिएशन होती है ना, थोड़ी बहुत अलग हो जाते हैं हम, तो उसमें भी इसका महत्व रहता है। तो ये था हमारा अर्धसूत्री विभाजन। इससे पहले हम पढ़ चुके थे कौन सा, समसूत्री विभाजन। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो उसका विभाजन के अंदर सिर्फ इतना ही है, ठीक है। अब इनमें डिफरेंशिएशन कैसे करना है ये आपको पता ही होगा, कौन कौन सी थे, कब दो बनते हैं, कब चार सेल बनती है, ये आपको पता है। तो यहीं पर टॉपिक को खत्म करते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक करें और अपना कमेंट जरूर छोड़ के जाएं, यदि आप वीडियो को देख रहे हो, यदि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, और यदि आपका कुछ फीडबैक है वो भी आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर डाल के। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई वीडियो में।